So our today's topic is गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हम ने पिछले लेक्चर में मोमेंटम के बारे में, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ रखा है। अब हम जो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में जानने जा रहे हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन के लिए हमने आपको पहले मोमेंटम बता दिया है। मोमेंटम क्या होता था? मोमेंटम जो होता है पी से नोट किया जाता है, और मोमेंटम जो होता है मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। सपोज कीजिए कि जब एक हैवी बॉडी लाइटर बॉडी से टकराती है तो उसके मोमेंटम में चेंज आता है, और उसके मोमेंटम में चेंज आने से कुछ क्वांटिटी बनती है उसके अंदर, जिसे हम फोर्स कहते हैं। और इसी को देखते हुए, चेंज इन मोमेंटम इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम को देखते हुए ही न्यूटन ने अपना सेकंड लॉ ऑफ मोशन दिया था। और जिस लॉ ऑफ मोशन में उन्होंने मोमेंटम एंड के चेंज के बारे में विद रिस्पेक्ट टू टाइम उन्हें बताया था, क्या इफेक्ट होता है फोर्स पर उसका। सो लेट मूव टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन और मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? According to the Newton second law of motion, rate of change of momentum is directly proportional to force applied। क्या मतलब हुआ इसका कि कितना चेंज दिए टाइम पीरियड में मोमेंटम में आ रहा है, वही हमारा फोर्स होती है, वही फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कह सकते हैं फोर्स is directly proportional to rate of change in momentum, change in momentum upon time, change in momentum upon time। So let us take change initial momentum, initial momentum mu and final momentum mb।
So change in momentum is equal to mv minus mu. Time taken t. So f a tractive proportional to mb minus mu upon t. Taking m common, f a tractive proportional to m b minus u upon t एंड h हमें पता है v माइनस u अपॉन t हमारा एक्सलेशन का फॉर्मूला होता है. f is directly proportional to m a because a is equal to v minus u upon t एंड हम जब प्रोपोर्शनलिटी के साथ हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं. तो f is equal to k m a where k is constant whose value is equal to 1. तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए. फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन. तो इस तरीके से हमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स का फॉर्मूला मिला. फोर्स का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. So force is equal to ma. Second law of motion gives the formula of motion in term of the mass and acceleration. जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है वो हमें फॉर्मूला देता है इन टर्म ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन फोर्स के लिए. एंड यहाँ देखिए फोर्स इज इक्वल टू एम ए, देन ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम.
इस बात से क्या पता चलता है कि जो फोर्स है और वो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड एक्सेलरेशन एंड मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस बात से हमें भी पता चलता है कि एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स ज़्यादा होगी, फोर्स ज़्यादा हो गई तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, और वहीं अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, और वहीं मास ज़्यादा हुआ तो एक्सेलरेशन कम होगा, बिकॉज मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक्सेलरेशन produced within a body a direct proportional to force applied, and inversely proportional to mass of a body, and inversely proportional to the mass of the body, mean with increase in force acceleration increase, and with increase in mass acceleration decrease. With increase in force, with increase in F, acceleration A, acceleration increase, and acceleration get decrease with increase in mass, acceleration decrease with increase in mass। तो यहाँ से देखते हुए लेट्स कम टू SI unit of force is Newton। Force is Newton। तो ऐसा यूनिट होते हैं फोर्स की, उससे हम न्यूटन से नोट करते हैं, एन से। एंड 1 न्यूटन कितना फोर्स होता है? 1 न्यूटन हाउ मच फोर्स इज दैट? 1 न्यूटन फोर्स, जैसे भी हमारा फॉर्मूला होता है फोर्स का, MA। तो 1 न्यूटन फोर्स हम किसको बोलेंगे? कोई एक 1 kg का बॉडी, एक 1 kg की बॉडी में
जब कोई ऑब्जेक्ट या किसी भी कंडीशन से उसमें एक्सेलरेशन देता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो ऐसी कंडीशन में जो उसमें फोर्स बनता है तो वही 1 न्यूटन के बराबर होता है। तो इट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स present within the body of 1 kg, present within a body of 1 kg and produce the acceleration of 1 meter per second square. And type of quantity force is, so answer is that force is a vector quantity. Force is a vector quantity. It is simply because हम जब फोर्स को डिफाइन करते हैं तो केवल मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलता, हमें मैग्नीट्यूड से साथ उसको डायरेक्शन भी बताना पड़ता है कि किस हमने जो फोर्स लगाई है वो कौन सी डायरेक्शन में लगी हुई है। सम एप्लीकेशंस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एप्लीकेशन application second law of motion. First application, cricket player lowered his hand while taking catch. Second, high jumper take their landing on cushions or soft sand.
And third, while driving a car, seat belts are provided to us. Seat belts are provided to us. These are three applications second law of motion. Let us understand them one by one. फर्स्ट एप्लीकेशन थी क्रिकेट प्लेयर लोअर एजेंट, क्रिकेट प्लेयर लोअर एजेंट फॉर टेकिंग कैच, फॉर टेकिंग कैच। जैसे यहां पर बॉल आ रही थी एक, ये बॉल, इसके पास कुछ मास होगा और इसके पास कुछ वेलोसिटी भी होगी, u इस वेलोसिटी इससे आ रही है, दैट इज वेरी हाई। और ये हो सकता है कि ये इसे इंजर भी कर दे। इतना ज़्यादा हाई वेलोसिटी अगर हम बॉल को कैच करेंगे तो वो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स देगी, क्योंकि हमने जैसे देखा है मोमेंटम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है और वो एकदम से जीरो होगा, और वो एकदम से इतना ज़्यादा जीरो हो जाएगा तो वो हमारे हाथों को इंजर भी कर सकता है, उस क्रिकेट प्लेयर के हाथों को इंजर भी कर सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए वो क्या करता है कि अपने हैंड्स को थोड़ा लोअर लेता है। वाइल टेकिंग द कैच ही टेक लोअर हिज हैंड्स। तो मैं इंजर्ड हूं, तो उसने क्या किया, उसने जब बॉल आ रही थी एम की स्पीड से उसको थोड़ा लोअर किया, थोड़ा सा नीचे की तरफ लेने की कोशिश की और तब जाके उसे कैच किया उसे। एंड इसके लिए उसने टाइम टी इंक्रीज कर दिया। टाइम टी इंक्रीज करने से क्या हुआ, जैसा कि हमने देखा है जो फोर्स होती है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है टाइम पीरियड की। अगर टाइम पीरियड बढ़ेगा तो फोर्स कम लगेगी। तो इस तरीके से उसने थोड़ा टाइम इंक्रीज किया और टाइम इंक्रीज करते समय कैच को यूँ लेते समय यूँ लेकर कैच लिया उसने, तो उसे टाइम इंक्रीज हुआ और टाइम इंक्रीज होने से उसे कम इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, बिकॉज एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। जब एफ इनवर्सली टाइम पीरियड होगा तो फोर्स विल बी लेस, मोर इज द टाइम लेस is the
मोमेंटम and less will be the force and less will be the force. Second, jumper take their landing on the soft cushions और sand. जो हाई जंपर्स होते हैं, ये लंबी कूद लगाने वाले, तो उनके लिए क्या होता है कि हम पहले मिट्टी को थोड़ा खोद लेते हैं, मिट्टी को या सॉफ्ट कर लेते हैं या तकिए लगा देते हैं बहुत सारे, जिससे क्या होता है कि जो मोमेंटम है वो लेस हो जाता है और फोर्स कम लगती है, और इससे उनकी लैंडिंग जो होती है वो इजी हो जाती है और विदाउट हार्म। जैसे सपोज कीजिए एक पर्सन था, यहाँ से ये इधर से रन करता हुआ रन किया, और रन करने के बाद में यहाँ से एक जंप लिया, जंप लेते हुए ये यहाँ पे आके गिरा, इधर हार्ड सरफेस थी, हार्ड सरफेस, इससे क्या हुआ तो इससे जब वो हार्ड सरफेस पर गिरा तो गेट इंजर्ड क्यों? इसका रीज़न क्या रहा? सपोज कीजिए कि यहाँ से इसका जो कुछ मोमेंटम रहा होगा mv, इसने कुछ मोमेंटम इंक्रीज किया और इंक्रीज होकर के वहाँ पर उसका विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम जो mv से यहाँ से mu होना चाहिए, ये mv जो था तुरंत जीरो हो गया इन लेस पीरियड टाइम, इन और वेरी लेस टाइम। और देखिए जब टाइम कम होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगा, मतलब कि अगर कम टाइम में मोमेंटम चल रहा है तो मतलब फोर्स भी उस पर ज़्यादा लग जाएगी। जब उसे फोर्स ज़्यादा लगा तो उसे इंजर्ड हो गया। इसी इंजरी को ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पर क्वेश्चंस या फिर मिट्टी को पहले से थोड़ा खोद लेते हैं। इससे फ़ायदा में क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि
इक्वेशंस और सॉल्यूशन इंक्रीज द टाइम। इक्वेशंस और सेंड जो होते हैं ये दोनों इंक्रीजेस द टाइम and reduce the momentum and reduce the मोमेंटम और मोमेंटम को रिड्यूस कर देती है। इस तरीके से जो हाई जंपर्स होते हैं वो सेफ लैंडिंग दे सकते हैं। इस तरीके से आपने देखा होगा जब कोई छत से गिरता है तो चोट पहुंचा लग जाती है। इट इज सेम रीजन बिहाइंड इट। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक साथ बहुत सारा मोमेंटम जीरो हो जाता है और इस मोमेंटम जीरो होने की वजह से जो फोर्स होती है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है और जब बहुत ज़्यादा फोर्स हाई फोर्स लगती है तो वो बोन क्रैक भी कर सकती है या फिर और भी ज़्यादा हाई डैमेज कर सकती है। And third, seat belts are provided with cars to avoid the injury। इंजरीज को अवॉइड करने के लिए कार के अंदर हमें सीट बेल्ट प्रोवाइड की जाती है। लेकिन क्वेश्चन राइजेस हाउ द सीट बेल्ट वर्क और हाउ द सीट बेल्ट वर्क टू रिड्यूस द इंजरी और एक्सीडेंट हो के समय या फिर हम ब्रेक लगाने के समय हमें कैसे हेल्प कर सकती है। तो ये देखिए ना, सीट बेल्ट्स, ये ड्राइवर है, तो इस हमारे इस ड्राइवर ने सीट बेल्ट ला के रखी है, तो सीट बेल्ट ला के चला, मूव, तो जब ये चला तो ऐसी कंडीशन में इसने वेरी हाई स्पीड अटेंड कर ली, वेरी हाई स्पीड, मूव विद हाई स्पीड। और हाई स्पीड लगाने के बाद अचानक से इसे ब्रेक लगानी पड़ी, ब्रेक लगाना पड़ गया इसे। ब्रेक लगाने की वजह से हुआ क्या,
जब उसने ब्रेक लगाया तो वो थोड़ा आगे की तरफ झुका, जैसा कि हमने पढ़ रखा था, लीन फॉरवर्ड। लीन फॉरवर्ड हुआ मतलब आगे तक झुका, और झुकने जैसे हो सकता। तो इस कंडीशन में जब वो आगे तरफ बढ़ा तो सीट बेल्ट ने उसे ज़्यादा आगे बढ़ने से रोका। अगर सीट बेल्ट ना होती तो क्या होता, वो ये ग्लास को तोड़ करके बाहर निकल जाता, और ग्लास को तोड़ के बाहर निकलता तो उसे चोट भी बहुत ज़्यादा लग सकती थी। लेकिन सीट बेल्ट ने उसके ब्रेक लगाने टाइम पे उसे इस बात से हेल्प किया कि वो सीधा उसका सर स्टीयरिंग से न टकराए, या फिर वो सीधे ग्लास को तोड़ के बाहर ना निकल जाए। सीट बेल्ट जो उसने कैसे किया काम, उसने भी टाइम इंक्रीज किया। टाइम कैसे इंक्रीज किया, पहले यहाँ से था, जब इसने फोर्स लगाया सीट बेल्ट को जब फोर्स लगाया तो सीट बेल्ट स्ट्रेच होगी थोड़ी सी, सीट बेल्ट थोड़ी सी स्ट्रेच हुई, स्ट्रेच हुई और स्ट्रेच होकर के उसने मोमेंट रेट ऑफ टाइम पीरियड इंक्रीज किया। जो टाइम पीरियड बहुत कम समय के अंदर होता और फोर्स ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाई लग सकता था, उसकी टाइम पीरियड को सीट बेल्ट ने बहुत ज़्यादा कम कर दिया, और जिसकी मदद से जो डेंजरस इंजरी हो सकती थी ड्राइवर को, वो होने से बच गई। इसीलिए हमें ये बोला जाता है कि हमें सीट बेल्ट पहन के रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी सेफ्टी के लिए ही नहीं, और दूसरे लोगों की भी सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब भी कार चलाएं सीट बेल्ट लगा के चलाएं। Now, Newton's third law of motion. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसको समझने के लिए हमें पहले एक एग्जांपल देते हैं। यहाँ पर हमारे सामने एक बॉल रखी हुई है, ये बॉल, इस पे हमने एक बंदा आया, उसने जो स्केट पहन रखे हुए हैं, उसने स्केट्स आर बियरिंग इन हिज हैंड। और वो उसने इसे पुश करना स्टार्ट किया। ये बच्चा जो है इस बॉल को पुश कर रहा है। इसने इस बॉल में पुश लगाया। जब इसने बॉल को पुश किया तो हमने क्या देखा कि जैसे इसने बॉल को पुश लगाया, बॉल ने भी इसे पुश किया। और एज इसमें स्केट पहन रखे हैं,
जैसा कि इसने स्केट पहन रखे हैं, तो ये भी कुछ दूरी तक पीछे हटा। तो ये बच्चा जो था get back, apply force experience force, move backward, पीछे की तरफ मुड़ गया। यहाँ से देखिए फोर्स इधर लगाया और तो उसने भी फोर्स एक्सपीरियंस किया, उस फोर्स को लेते हुए वो पीछे की तरफ मुड़ गया, मूव बैकवर्ड। इसी तरीके से जिस तरीके से एक बैल गले में जो रस्सी बंधी हुई होती है, उसे जब एक मैन अपनी तरफ फोर्स लगाता है, फोर्स बुल, मैन जब अपनी तरफ फोर्स लगाता है तो एक बैल को वो भी एक इक्वल अपोजिट फोर्स लगाता है। तो जो मैन ने फोर्स लगाया हमने उस फोर्स का नाम दिया एक्शन, और जो उसे उस फोर्स के रिजल्ट में जो फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ा वो रिएक्शन। इसलिए कि यहाँ पर ये वाली इस बच्चे ने इस पे जो बॉल पे लगाया वो वाली फोर्स थी एक्शन। क्या थी? एक्शन। और इस एक्शन के बदले जो उसे देखने को मिला वो क्या था? रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन आर जस्ट फोर्स। ये बात देते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन हम यहाँ जैसे बोल रहे हैं आर जस्ट फोर्स, आर जस्ट फोर्स। ये केवल फोर्स ही है, एक्शन और रिएक्शन फोर्स के ही टाइप हैं। तो इस बात को देखते हुए क्या पता चलता है, जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो वह ऑब्जेक्ट भी उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है जो कि उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। और दैट इज ऑल अबाउट आवर थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज। According to third law, whenever an object
whenever an object apply force on another object, whenever an object apply a force on another object, then that object also apply force on it, and apply force on it which is equal in magnitude and opposite to the direction of applied force. तो थर्ड लॉ में क्या कहता है, वेन एवर एन ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो वह जिस ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट फोर्स लगाया है वो ऑब्जेक्ट भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड में होती है, लेकिन जो फोर्स लगा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। जैसे कि अगर यहाँ पर हमने किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाया तो वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स में भी लगाएगा। अगर हमने F फोर्स लगाई है, F फोर्स हमने लगाई है इधर, तो हमें F फोर्स इधर भी देखने को मिलेगा। सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट नंबर 1 ऑब्जेक्ट नंबर 2 लगा रहा है, तो ऑब्जेक्ट नंबर 2 भी ऑब्जेक्ट नंबर 1 पे लगाएगा और फोर्स विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम इस तरीके दिखा सकते हैं, F12 माइनस F21 इंटू से ऑब्जेक्ट 1 पे फोर्स लगेगी y2 और दोनों ही इक्वल होंगी, दोनों ही इक्वल हैं, लेकिन नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट देयर डायरेक्शन आर अपोजिट। both the force act upon a body in a opposite direction। यहाँ से देखिए what do you mean by action? Force applied by a person, जो फोर्स एक पर्सन के द्वारा अप्लाई की जाती है उससे उस फोर्स को बोलते हैं एक्शन की फोर्स, और दूसरी रिएक्शन फोर्स एक्सपीरियंस ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ दैट एक्शन फोर्स। फोर्स एक्सपीरियंस ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ एक्शन इज रिएक्शन। जो फोर्स एक्शन की रिएक्शन में मिलती है उसे बोलते हैं हम रिएक्शन फोर्स। तो
तो इसे देखते हुए हम थर्ड लॉ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? थर्ड लॉ को एक्शन और रिएक्शन के टर्म में टू एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction. Equal and opposite reaction. According to third law, in terms of action and reaction. थर्ड लॉ इन टर्म्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन की टर्म में हम इस तरीके से करते हैं कि हर एक एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, मतलब कि जैसे वो तैसा ही तरीके से आप जिसके साथ जैसा करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। Now an example to show third law of motion, एक्शन एंड रिएक्शन की फोर्स और थर्ड लॉ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने स्प्रिंग नंबर 1 लिया, इसे हमने दीवार से बॉल से टाइट कर दिया। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और हमने इस स्प्रिंग को इसको दूसरे से टाइट किया। वन 2 3 4 5 6 7 हमने ये तो स्प्रिंग ले ली। अब हमने क्या किया, इस वाले स्प्रिंग पे फोर्स लगाया था, फोर्स जब हमने ऐसा फोर्स लगाया तो हमने नोटिस किया कि हमने इस पर जो फोर्स लगा दिया 4 तक फोर्स इस पर लग चुका है, यहाँ तक इस पर फोर्स लगाई जा चुकी है। तो ये फोर्स ऑफ एक्शन हुआ, मीन टू से इस ऑब्जेक्ट की वजह से इस मीटर में हमें 4 तक मिला, 4 न्यूटन, दैट इज फोर्स ऑफ एक्शन। 4 न्यूटन। फिर हमने इसको एक्शन को देखने के बाद हमने उस दूसरे ऑब्जेक्ट को देखा, इसको जब हम इसको देखा यहाँ पर, तो इसमें भी कमाल की बात यह है कि इसमें भी 4 न्यूटन ही रहे, इसमें भी फोर्स लगी, इसने भी फोर्स एक्सपीरियंस किया, वो फोर्स ऑफ रिएक्शन,
that is also equal to 4 Newton. So that proves the third law of motion. That proves third law of motion. नाउ एक इम्पोर्टेंट टर्म आपको पता चलते हैं. Now the application of third law of motion. Application of third law of motion. First application. First application, we walk on the road due to the force of action and reaction. Action and reaction. First. Second, while firing a bullet, a person experiences shock. Person experience shock. Third, when a person jumps from the boat, boat moves backward. To shore. Boat move backward. Hose pipe hose pipe provide backward force. When water coming out
with greater speed. Fifth, rocket fly in the sky. Also work on the principle. Also work on the principle और थर्ड लॉ ऑफ मोशन. Second, now by applying force, horse can move the cart forward. These are some of the applications of third law of motion. Let us understand them one by one. First, how we walk. तो देखिए दैट्स सरफेस. जब एक पर्सन यहाँ से जब एक पर्सन इधर की साइड मूव करता है तो क्या होता है, तो हम इसके फुट को देखते हैं. ये अपने पैरों से एक बैकवर्ड फोर्स लगाता है. ये सरफेस है, सरफेस, और ये मेन का फुट है वो इस पर बैकवर्ड फोर्स लगा रहा है. बैकवर्ड फोर्स लगाता है. तो जब एक बैकवर्ड फोर्स लगाता है तो उस बैकवर्ड फोर्स के रिजल्ट में इक्वल एंड अपोजिट एक फोर्स दूसरी मिलती है जो फॉरवर्ड फोर्स, दैट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन, और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन से तो हमारा पैर आगे की तरफ उठता है और हम इसी तरह से कंटिन्यूसली मोशन में आगे बढ़ते हैं. तो जो हमने फोर्स लगाया सरफेस पे वो था हमारा फोर्स ऑफ एक्शन. हमने एक्शन किया और एक्शन के रिजल्ट में जब हमारा पैर उठा और पैर उठाकर हमने आगे बढ़ाया वो हमारा फोर्स रिएक्शन हुआ. दैट इज द रिएक्शन. हियर ऑल्सो वर्क ऑफ एक्शन रिएक्शन इज सेटिस्फाइबल. इसी तरीके से we are not able to move on slippery road.
because in slippery roads that force of action or reaction is quite low. It might be possible that हम इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से फोर्स न लगा पाएँ, इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कम होगा, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होने से बैकवर्ड फोर्स भी कम होती है, और बैकवर्ड फोर्स कम होने से फॉरवर्ड फोर्स भी कम होती है। इसीलिए हम स्लिप रोड पे ज़्यादा नहीं चल सकते। सेकंड, व्हाई वी फील जर्क, व्हाई we feel jerk while firing bullet. बुलेट फायर करते समय हमें जर्क क्यों लगता है? यहाँ देखिए, ये एक बुलेट थी, हमने टिकट दबाया और टिकट दबा करके फोर्स ऑफ एक्शन से हमने इसे एक फोर्स ऑफ एक्शन हुआ और इसने बुलेट को आगे बढ़ाया विद द ग्रेटर स्पीड, विद द ग्रेटर एक्सेलरेशन। जब और बुलेट का जो मास होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए वो थोड़ी सी मास में बहुत ज़्यादा स्पीड में चली गई आगे की। लेकिन यहाँ पर इसने इस पर भी फोर्स लगाया, फोर्स ऑफ रिएक्शन। थर्ड लॉ में क्या कहता है, अगर हम कोई चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी हमें फोर्स लगाएगा, वो हमारा रिएक्शन का फोर्स होगा। एक्शन के फोर्स की वजह से हम पे एक रिएक्शन का फोर्स भी हमने देखने को मिला, जिसकी मदद से हमें वी फील जर्क, वी फील जर्क। अगर बुलेट इधर पहुंच जाती है तो इधर हमें फोर्स लगती है, लेकिन ये जर्क होता है बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय बुलेट। इसका रीजन क्या होता है? जैसा कि हमने आपको बताया था कि फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, तो एक्सेलरेशन जो होता है फोर्स अपॉन मास के बराबर होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि मास ऑफ बुलेट बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए उसमें एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होता है। वहीं जो बुलेट जो हमारी गन है उसका मास बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें थोड़ा सा जर्क महसूस होता है केवल। इस तरीके से हम जब बुलेट फायर करते समय हमें उसे थोड़ा टाइट पकड़ना पड़ता है ताकि वो हमारे हाथ से न छूट जाए, क्योंकि बुलेट फायर होते समय वो भी हमें एक जर्क या फोर्स देती है जो हमें पीछे की तरफ ढकेल सकता है। ये थर्ड, how a boat move, how a boat move। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ही पर्सन है, इसके हाथ में ये सोर्स लगे हुए हैं, ये चाकू जो होते हैं। तो इसने क्या किया, इसने अपने इन सोर्स से फोर्स लगाते हुए पानी को बैकवर्ड धकेला, इधर बैकवर्ड। इसने जब पानी को बैकवर्ड धकेला, बैकवर्ड,
एक्शन लगाया, बैकवर्ड एक्शन किया, एक्शन बैकवर्ड, तो जो पानी पीछे की तरफ गया उसने भी बोट पर फोर्स लगाया, जिसकी वजह से वो मूव फॉरवर्ड, जिसकी वजह से वो आगे की तरफ बढ़ गई ड्यू टू फोर्स ऑफ रिएक्शन की फोर्स उसमें, रिएक्शन की फोर्स ने उसमें काम किया और रिएक्शन की फोर्स ने काम करके उस बोट को पीछे की तरफ ढकेल दिया। पीछे की तरफ क्यों, आगे की तरफ ढकेला। पीछे की तरफ हमारा फोर्स ऑफ एक्शन लगा और आगे की तरफ हमारा फोर्स ऑफ रिएक्शन लगा। इसी तरीके से अगर जिस तरीके से एक मेन, जिस तरीके यहाँ पे बॉक्स, यहाँ पर ये बोट रखी है और यहाँ पे पानी है, यहाँ से एक बोट है। जब एक पर्सन जंप करके यहाँ पर आता है तो वो एक फोर्स लगाता है, बोट पर फोर्स लगाता है और बोट पर फोर्स लगाता है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड फोर्स लगाता है, तो उस डाउनवर्ड फोर्स के रिजल्ट में उस पर भी एक अपवर्ड फोर्स लगती है, अपवर्ड फोर्स, और उस अपवर्ड फोर्स की वजह से वो इधर आ जाता है। और जब डाउनवर्ड फोर्स लगती है, डाउनवर्ड फोर्स की वजह से वो कुछ बोट जो होती है मूव बैकवर्ड इन वाटर, मूव बैकवर्ड, जो नाव है वो थोड़ी सी पीछे की तरफ चली जाती है। नाव, हाँ, experience of backward force, experience of backward force, experience of backward force when water coming out of hose pipe, coming out of hose pipe with a greater speed, सपोज कीजिए यहाँ से ये पाइप ये हमारा हॉस पाइप था, इसमें से वाटर जो था स्प्लिट आउट हुआ, स्प्लिट यहाँ पर पानी बाहर निकला, तो इसने छोटे से एरिया से पानी बाहर निकला फोर्स से, तो इसने फोर्स ऑफ एक्शन किया और थोड़ा जोर से फोर्स लगा, फोर्स ऑफ एक्शन, जिसकी वजह से पानी बाहर निकला। जो मोटर, यहाँ पे मोटर काम कर रहा है हमारा, मोटर जो यहाँ पे चल रही है, मोटर यहाँ पे फोर्स लगा रही है बहुत जोर से। जब इस मोटर ने यहाँ पे फोर्स लगाया तो वाटर बाहर निकल के जो आया यहाँ से,
यहाँ से जो वाटर बाहर निकल गया, इसने भी एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स पे लगाया, दैट इज फोर्स ऑफ रिएक्शन। इस एक्शन की फोर्स ने इस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑफ रिएक्शन लगाया, जिसकी मदद से ये पीछे तक गया। तो यही ये यहाँ पर भी सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से ही यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस होता है। फिफ्थ, हाउ रॉकेट और एयरप्लेन फ्लाइज। हाउ रॉकेट एंड एरोप्लेन फ्लाई। तो यहाँ देखिए, हम आपको बलून दिखाते हैं, थोड़ा सा इसका इस समझने के लिए थोड़ा बलून से एग्जाम्पल लेते हैं। ये बलून था, इसमें एयर फिल है। हमने क्या किया, एयर को फिल करके एयर को इसको खोल दिया बलून को। हमने बलून को जब खोला तो यहाँ से एयर कम आउट, एयर जो बाहर निकलता है, तो एयर जो होता है फोर्स ऑफ एक्शन करता है ज़मीन पर, फोर्स ऑफ एक्शन करता है ज़मीन पर, और इस फोर्स ऑफ एक्शन की वजह से एक अपवर्ड फोर्स लगती है, दैट इज फोर्स ऑफ एक्शन। एक्शन में जैसे एक रिएक्शन पैदा होता है, रिएक्शन, जिसकी मदद से जो बलून होता है मूव अपवर्ड। इसी तरीके से जब हमारे रॉकेट्स हमारी जो रॉकेट्स होती हैं उनके अंदर जो फ्यूल भरा होता है, फ्यूल, और जब गैस जो होती है जलती है, तो जलने से बाहर की तरफ निकलती है वो, और बाहर की तरफ निकलने पर वो ज़मीन पर फोर्स लगाती है, दैट इज फोर्स ऑफ एक्शन। एंड इस एक्शन के रिजल्ट में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इसे एक्सपीरियंस करने को मिलता है, दैट इज फोर्स ऑफ रिएक्शन। और दैट फोर्स ऑफ रिएक्शन लिफ्ट द रॉकेट अपवर्ड। अपवर्ड। इन सेम केस अगर हम बलून को थोड़ा इन अ सेम मैनर, अगर हम एयरप्लेन की बात करें तो कैसे, अगर हम इसकी ऑरिएंटेशन को बदल दें बलून की, अब बलून यूँ चल रहा है, पहले यूँ था, अभी एक्शन यूँ लगा रहा है, एक्शन, तो एक्शन के रिजल्ट में से रिएक्शन इधर मिल रहा है, एक्शन का रिएक्शन से इधर मिल रहा है। तो रॉकेट विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये फोर्स लगा रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन, फोर्स लगा रहा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएगा। इसी तरीके से जो हमारी जेट और एयरप्लेन्स होते हैं वो भी इसी तरीके, इसी फंडे पे काम करते हैं, इसी प्रोसेस पे काम करते हैं। तो जेट एंड रॉकेट जो होते हैं उसने यहाँ से गैस आउट होती है, इसमें से गैस निकलती है, गैस कम्स आउट, और एक बैकवर्ड फोर्स लगाता है, बैकवर्ड फोर्स,
बैकवर्ड फोर्स लगाता है, और इस बैकवर्ड फोर्स की वजह से जो रॉकेट होता है उसे एक फॉरवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस होती है, फॉरवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस होती है। उस फॉरवर्ड फोर्स को लेकर हुए वो आगे की तरफ बढ़ता है। इस तरीके से ये एक्शन और रिएक्शन की फोर्स काम करती है। Now, 6th case of horse cart। घोड़ा गाड़ी कैसे चलती है यहाँ देखते हैं जरा। जैसे यहाँ पर ये बॉक्स था, इधर एक प्लस यहाँ पर ये हमारा एक, देखिए डेट्स आवर हॉर्स। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हॉर्स को, और हमारी हॉर्स कार्ट यहाँ पे रखा हुआ है। तो जब कैसे मोशन करता है देखिए, यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा और चीज़ लेते हैं। जो हॉर्स होता है उसे ये कार्ट मूव करना है, तो वो क्या करता है, अपने फुट से यहाँ ये जो उसके फुट्स हैं इससे एक बैकवर्ड फोर्स लगाता है, यूँ बैकवर्ड फोर्स एज एक्शन। तो जब ये इससे बैकवर्ड फोर्स लगाता है तो ये इस कार को भी उठा नहीं पाता। इसका क्यों? क्योंकि इसे फ्रिक्शन भी महसूस करना पड़ रहा है, फ्रिक्शन भी महसूस करना पड़ता है। तो फिर ये और फोर्स लगाता है, और फोर्स लगाने के बाद में जब उसकी एक लिमिट आती है कि जब उसकी जो फोर्स है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाती है, तो जब वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा लगाता है फोर्स, तो ऐसी कंडीशन में जो कार्ट होता है वो फॉरवर्ड मूव कर जाता है, क्योंकि हॉर्स को कार्ट को मूव करने के लिए फोर्स ऑफ जो फ्रिक्शन से भी ओवरकम होना पड़ता है, और जब तक वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ओवरकम नहीं होगा तब तक वो फोर्स नहीं ला सकता। तो फोर्स लगाने के लिए उसकी
उसने जो अपने फुट से फोर्स जो रोड पे सरफेस रोड पर फोर्स लगाया वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा तभी काट मूव फॉरवर्ड। ओनली इन द कंडीशन इफ द फोर्स ऑफ एक्शन इज मोर देन force of friction, force of friction only then cart move forward। तो नोट इट डाउन। हाँ ड्राइंग का दिवस बन गया। Now the law of conservation of momentum, law of conservation momentum। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम? When two body act upon one another, then the momentum before the collision and after the collision remain to be same। mean to say सपोज कीजिए ये ए है, ये बी है। इसका मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम m1 u1, इसका m2 u2। इन दोनों में क्या हुआ? कोलिजन हुआ। एंड कोलिजन होने के बाद इसका मोमेंटम m1 v1, इसका मोमेंटम m2 v2। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम
according to law of conservation momentum of momentum can neither be created nor destroyed. Momentum within a body can neither be created nor destroyed. It will remain constant. मोमेंटम को ना बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। सो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। दैट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका प्रूफ देखते हैं। रहा प्रूफ, सो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड विद इन अ बॉडी बिफोर collision is equal to v minus u upon t. Then force experienced, force 1 upon 2 is equal to m 1 equal to v minus u upon t. Similarly, after collision, v1 u1 m1 mass of object 1, p1 initial final velocity of object A, u initial velocity of object A. After collision, after the collision, acceleration v2 minus u2 upon t force m2 v2 minus u2 upon t. Here m2 mass of object B,
और हाँ, फॉर ऑब्जेक्ट ए, फॉर ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट ए के लिए एक्सेलेरेशन कितना प्रोड्यूस हो, एक्सेलेरेशन इक्वल टू m1, एक्सेलेरेशन इक्वल टू v1 माइनस u1 अपॉन t। देन फोर्स F12, फोर्स कितना हुआ, m1 b1 माइनस u1 अपॉन t। तो यहाँ से लेकर के हमने क्या किया इसमें, m1 b1 माइनस m1 u1 अपॉन t। अगेन फॉर ऑब्जेक्ट b, ऑब्जेक्ट p के लिए एक्सेलरेशन a1 a2, तो v2 माइनस u2 अपॉन t। तो फोर्स F21 m2 v2 माइनस u2 अपॉन t, तो कितना हुआ, m2 v2 प्लस m2 u2 upon t। now as we know f1 is equal to f2 f12 माइनस में, तो जब हमने यहाँ पे रखे तो कितना हुआ, m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन t इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन t नेगेटिव, t से t कैंसल, और जब सॉल्व किया तो इसे m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, that's the law of conservation of mass। so with this आप चैप्टर 20